अफ़गानिस्तान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया ड्यूरेंट लाइन को। ये एक ब्रिटिश की बनाई हुई लाइन थी। कभी वो मुजाहिद बन जाते हैं, कभी वो तालिबान गुड तालिबान बन जाते हैं, फिर वो टेररिस्ट बन जाते हैं 9/11 के बाद। And military installations of the Taliban regime in Afghanistan. हम बात करते हैं चेंज की, हम बात करते हैं चीज़ें बेहतर होने की, लेकिन जब भी आप किसी सियासतदान को सुने तो उनको पता ही नहीं होता कहाँ से। तालिबान जो हैं वो उधर रशिया भी गए हैं, उनका अमेरिका से तजाद चल रहा है, प्रोग्राम पे चीन भी गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ख़राब कर लिया तो वो इंडिया चले गए हैं। पाशा खान की बात पे मैं फिर से जाता हूँ कि वो कहता है काबुल जो है वो पख्तूनिस्तान के नाम पे पागल बनाता है और इस्लामाबाद जिहाद के नाम पे। आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़र सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं अम्मार अली जान, जो कि हुकूक खल्क पार्टी के बानी हैं, हिस्टोरियन हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। अम्मार, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप चूँकि हिस्टोरियन हैं तो ज़ाहिर है कुछ हिस्ट्री के ऊपर भी बात होगी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। अब उसमें तो ज़्यादा आपको पता है डिसएग्रीमेंट की गुंजाइश नहीं होती, भाई हिस्ट्री में जो फैक्ट्स हैं वो हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ मुमकिन होगा फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एंड, तो मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करूंगी, है ना। बिल्कुल। और नहीं, हिस्ट्री हिस्टोरियंस जितना आपस में लड़ते हैं उतना तो कोई और शायद ना लड़ता, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत गुंजाइश है डिसएग्रीमेंट। वो दो हिस्टोरियन होने चाहिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप भी ज़ाहिर है आप ताल्ला करती हैं तारीख का, तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बहरहाल जो एक आप जिस तरह के हिस्टोरियन हैं, आपके जो हम पढ़ते हैं, वो तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम यू। थैंक यू। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ, इन टर्म्स ऑफ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो बॉर्डर पे झड़पें शुरू हुई हैं, तो उसके ऊपर ये क्या है? ये हमारी कोर्स करेक्शन है आपके ख्याल में, या इसमें इंडिया का कोई हाथ है, या फिर हम क्या करने, या हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है? व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, इसका एक तो तारीख़ी पस मंज़र है, वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के शुरू से ताल्लुकात जो हैं उसमें एक प्रॉब्लम रहा है, और ये है कि अफ़गानिस्तान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया ड्यूरेंट लाइन को। ये एक ब्रिटिश की बनाई हुई लाइन थी, और ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं ना, इसमें ये मुसीबत हर जगह है। अफ्रीका में भी है, लातीनी अमेरिका में भी है, ज़ाहिर है बरसग़ीर में भी है, कि ये जो लाइंस ड्रॉ की गई थी, ये कोई एक किसी कौम के इर्द-गिर्द नहीं की गई थी। कौम से मुराद जो कोई एक लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, बल्कि ये था कि अंग्रेज़ों ने जहाँ पे उस एम्पायर मेकिंग के अंदर कन्वीनिएंट था उनके लिए, उधर लाइंस ड्रॉ की। तो जब वो अफ़गानिस्तान में हार गए, या उन्होंने फ़ैसला किया कि अफ़गानिस्तान को हमने कंट्रोल करना है लेकिन हिंदुस्तान से, तो एक बफर ज़ोन बनाया गया। सो जो पूरा NWFP था, उसका नाम भी आप देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वो पूरे का पूरा एज अ बफर जोन बनाया गया। आजकल भी बफर जोन की बात हो रही है, आपने सुना होगा, पाकिस्तान को बफर जोन बनाना चाहिए। पंजाब भी सिक्योरिटी के लिए पूरा, यानी एक तरह से फ्रंटियर ही उन्होंने बनाया था, क्योंकि इसी वजह से पंजाब में आप देखें जो सबसे पहली डेवलपमेंट हुई 1850s के बाद, वो कैंटोनमेंट्स की थी। सो ये मियाँ मीर कैंटोनमेंट लाहौर से शुरू करके आप जगह जगह, अब तो खैर माशाल्लाह DHAs की भरमार है, अब तो मामलात और हो गए हैं, लेकिन उस कैंटोनमेंट्स की वजह ये थी कि यहाँ पे हमें रेडीनेस रखनी है मिलिट्री, क्योंकि अगर रशिया की तरफ से कोई अटैक आता है, वो ग्रेट गेम का हिस्सा है, वो वाया अफगानिस्तान वो आएगा, तो हमने अपने आप को डिफेंड करना है। अच्छा, जब नेशन स्टेट्स बन गए तो अफगानिस्तान ने कहा कि जी अब क्योंकि कौमी बुनियादों पर बन रहा है, एक मुल्क बन रहा है, तो फिर ये हिस्सा जो है तारीख़ी तौर पे अफ़गानिस्तान का हिस्सा था, और पाकिस्तान का क्लेम था कि जी अगर इस तरह से हम चलेंगे तो फिर उससे पहले चले जाएँ तो एक ज़माने में पंजाब का हिस्सा था अफ़गानिस्तान, तो ये तो एक मामलात ख़राब होते रहेंगे। और ये एक ख़ास, यानी एक लिंग्विस्टिक एलिमेंट इसका अफ़गानिस्तान में भी है, क्योंकि ताजिक इसकी सपोर्ट नहीं करते, उज़्बेक नहीं करते, क्योंकि उनको ये ख़दशा होता है कि शायद फिर उनकी जो उनके नंबर्स हैं अफ़गानिस्तान में कम हो जाएंगे अगर मज़ीद पाकिस्तानी पख्तून भी साथ आ जाएंगे अफ़गानिस्तान के। तो ये तो एक तारीख़ी पस मंज़र है। और इसमें बादशाह खान ने बड़ी अच्छी बात की थी कि काबुल की हुकूमत ने हमेशा पख्तूनिस्तान का जो मामला है उसको इस्तेमाल किया अपनी जो पॉपुलैरिटी है अंदरूनी, उसको बढ़ाने के लिए, और इस्लामाबाद ने हमेशा जिहाद का
लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपनी इंटरनल पॉपुलैरिटी हम्म, को बढ़ाने के लिए। ना काबुल पख्तूनिस्तान में इंटरेस्टेड था कभी हकीकी मानों में, ना हमारे जो भाई लोग हैं वो कभी जिहाद में हम्म, हकीकी मानों में इंटरेस्टेड थे। असल मकसद जो था ताकत और इक़्तिदार पे काबिज़ रहने का था। और 70s के अंदर जब हम कूद पड़े इस जिहाद में जो सो कॉल्ड यूएस लेड हम्म, जिहाद था, और यहाँ पे पूरे हमने पख्तूनख्वा को और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान को एक जिहादी कैंप बना दिया। उसका तसलसल है, हम्म, उसमें कभी वो मुजाहिद बन जाते हैं, हम्म, कभी वो तालिबान गुड तालिबान बन जाते हैं, फिर वो टेररिस्ट बन जाते हैं 9/11 के बाद। एक फ़ोन कॉल हम्म, पे सारा जो आपने 30 साल का वो ईमान और जज़्बे की बात हाँ। की थी, वो सारी रिवर्स हो जाती है। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं होता? देखिए ना, बहुत से लोग ये यू टर्न का मज़ाक उड़ाते हैं, मगर अगर देखा जाए तो जब हालात बदलते हैं, तो स्ट्रैटेजी भी बदलती है, फिर बिल्कुल। फैसला भी बदलता है। तो इसमें क्या, जैसे आप कह रहे हैं ना, कभी कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान, तो इसमें क्या प्रॉब्लम रही है? कोई देखिए, इन इटसेल्फ आपकी बात 100% दुरुस्त है कि अगर हालात बदल जाएँ, ज़ाहिर है आप वही चीज़ नहीं कर सकते, जो हुँ, पहले ठीक हुँ, थी वो हुँ, रिडंडेंट हो जाती है। लेकिन जब स्ट्रैटेजी शुड बी डिफाइंड इन अकॉर्डिंग्स टू द गोल्स कि हुँ, मकसद क्या है? हुँ, अगर मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, अवाम की बेहतरी करनी है, पाकिस्तानी अवाम की, अफ़गान अवाम की, ख़ित्ते की, हमने यहाँ पे तरक्की लेकर आनी है, खुशहाली लेकर आनी है, अमन लेकर आना है, तो फिर ज़ाहिर स्ट्रैटेजी आपने एक स्ट्रैटेजी पहले पहले स्ट्रैटेजी के ज़रिए हुँ, ये कुछ हो रहा था, अब आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर मकसद ये हो कि हमने पैसे कमाने हैं, हमने जंगें करनी हैं, हुँ। हमें हमें बाहर से डॉलर चाहिए, हमें अपना इक़्तिदार चाहिए, हमें पापा जॉन्स चाहिए, हमें अपना यानी ये पूरा खाने-पीने का मामला चाहिए। ये मकसद है और उस मकसद के लिए स्ट्रैटेजी बदल रही है, तो फिर हमें मसला है उससे। अच्छा, इसमें जो है देखिए ना, जब जिहाद, अफ़गानिस्तान के जिहाद में पाकिस्तान को रोप इन किया कोल्ड वॉर के हुँ, ज़माने हुँ। में अमेरिका ने, तो आपने लिखा कि ये जो रशिया जो है, जब ये अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ, वो भी अमेरिका के की ही कोई स्ट्रैटेजी के तहत, बिल्कुल। या पीछे से अमेरिका ने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से रशिया वहाँ दाखिल हुआ, और वो अमेरिका का प्लान था? तो इसका मतलब है कि फिर हम भी उस प्लान का हिस्सा थे? बिल्कुल, तो वो क्या प्लान ये था? मैंने नहीं ये जो जिमी कार्टर के हुँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, हुँ, ब्रेज़िन्स्की, हुँ, उन्होंने लिखा था हुँ, कि जी हम जैसे ही वहाँ पे इनकलाब आया, हुँ, जो सौर इनकलाब जिसे हुँ, कहते हैं स्प्रिंग हुँ, रेवोल्यूशन अफ़गानिस्तान के अंदर। कहते हैं हमें मौका मिल गया कि अभी जो हमारी पिटाई हुई थी वियतनाम में, 10-15 हुँ, साल हम फँसे रहे हुँ, वियतनाम में और वहाँ सोवियत यूनियन ने असला दिया था, वहाँ की जो किसान तहरीक हुँ। थी। तो अब हम अपना बदला लें, हम सोवियत यूनियन को उनका वियतनाम दें, ये अच्छा। ब्रेज़िन्स्की का था। तो जैसे इनकलाब आया, जो अंदरूनी मामलात की वजह से आया था, जो बैरूनी नहीं उसमें हुँ, रशिया हुँ, इन्वॉल्व नहीं था, हुँ, अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, हुँ, पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था। वो जो वहाँ पे तबक़ाती एक जद्दोजहद बहुत तेज़ हो रही थी, मामलात बहुत इस नहज पे पहुँच गए थे कि जो हुकूमत थी वो उस तरह से नहीं चल पा रही थी। तो उसके बाद फिर एक मिलिट्री ऑफ़िसर्स ने एक कू भी किया और एक एक इनकलाब, सौर इनकलाब के नाम से वहाँ पे एक इनकलाबी हुकूमत बनी। लेकिन अभी रशिया नहीं आया था और $1 मिलियन उसी वक़्त उन्होंने अनाउंस कर दिए थे जिहादी ग्रुप्स के लिए। और अच्छा। पाकिस्तान से बातचीत शुरू हो गई थी और पाकिस्तान ने कहा था कि इसको बढ़ाया जाए। हुँ, अच्छा, अब ये चार्ली विल्सन्स वॉर के अंदर भी उन्होंने दिखाया है, हुँ, जो हुँ। मूवी है टॉम मूवी टॉम भी है, हैंक्स की। हाँ। तो उन्होंने प्लान बना लिया था कि यहाँ पे जिहादी तंज़ीमें हम इनको मुसल्लह करेंगे, पाकिस्तान में ट्रेन करेंगे और इस हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे। और उस हुकूमत ने जब उन्हें मालूम हुआ कि इस तरह से एक बहुत बड़े पैमाने पे उन्हें घेरा जा रहा है, तो उन्होंने सोवियत यूनियन से अपील की कि आप जो इतने इनकलाबी बनते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आके आप हमारा दिफ़ा करें। हुँ, उनका एक पुराना दिफ़ाई पैक्ट ऑलरेडी मौजूद था ठीक है। अफ़गानिस्तान के हुँ, साथ, सोवियत यूनियन और हुँ, अफ़गानिस्तान का। और जो सेंट्रल कमेटी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया की, उसके अंदर जब बहस हुई थी तो एक अक्सरियत तो नहीं लेकिन एक बड़ा धड़ा था जो कह रहा था हमें नहीं जाना चाहिए, हुँ, क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है। लेकिन जो दूसरा धड़ा था जिसने बाद में अपनी बात मनवा ली, उसका ये क्लेम नहीं था कि हमने जी वार्म वाटर्स तक जाना है, जो इधर इन्होंने हुँ, बातचीत हुँ, छोड़ी। हुँ, उन्होंने कहा कि देखें जी, हम पे इल्ज़ाम लगता है कि जहाँ-जहाँ इनकलाबी हुकूमतों के खिलाफ रद्द-ए-इनकलाब होता है, हुँ, हम मदद नहीं करते, लेकिन हमारी ये ड्यूटी है सोशलिस्ट होने के नाते कि हम मदद करें, इसलिए हमें इस लड़ाई में कूदना है, इसे अपनी लड़ाई समझना है। और ये उनकी गलती थी, हुँ, क्योंकि एक दफ़ा जब आप एक इतनी कंज़र्वेटिव सोसाइटी में आ जाओ
और फ़ौज आ जाए जो कि इलाके को समझती भी नहीं है, ज़ुबान भी नहीं बोलते, और फिर एक मज़हब का भी एक तज़ाद वहाँ मौजूद है। तो वो फिर एक अमेरिका को मौका मिल गया, जिस तरह ब्रेज़िन्स्की ने कहा था कि हम इस तरह के हम हालात पैदा करना चाहते थे कि सोवियत यूनियन आए और हम उन्हें उनका वियतनाम दें, और उनको वियतनाम मिल गया। अच्छा, ये तो ना एक बहुत ही कोई फ़िल्मी सा रीज़न नहीं लगता कि भई इंतकाम, रिवेंज। फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर जो नेशनल इंटरेस्ट के मामला जब आप देखें किसी भी मुल्क के, और ख़ास तौर पे जब आप अमेरिका के देखें और कॉलोनियल पावर्स के देखें, तो वो लोग अमूमन कहीं न कहीं जहाँ वो इस तरह जाते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद, रिसोर्सेज़ होते हैं, ना इकोनॉमिक गेन्स होते हैं। तो इसमें तो ना पॉलिटिकल गेन तो उस वक़्त आई डोंट नो वो क्या सोच रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक गेन अगर नहीं था उनके लिए तो उनको क्या सिर्फ़ इंतकाम था कि हम नहीं, इंतकाम नहीं, लेने नहीं, नहीं, घुसेंगे? नहीं, इंतकाम नहीं, कोल्ड वॉर थी। हुँ, कोल्ड वॉर की जो पॉलिटिक्स है पूरी, उसमें सिर्फ़ इकोनॉमी का मामला नहीं था। मिसाल हुँ, के तौर पे क्यूबा, हुँ, क्यूबा एक सिंबॉलिक लड़ाई थी। हुँ, ये क्यूबा की इकोनॉमी कोई इतनी बड़ी नहीं हुँ, है। अमेरिका उसके बगैर भी रह सकता है, सोवियत यूनियन भी उसके हुँ, बगैर रह सकता है। लेकिन आपको याद है कि 62 में क्यूबन मिसाइल मिसाइल क्राइसिस, क्राइसिस, यानी न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गए थे हुँ, एक छोटे से जजीरे के लिए, ये दोनों ममालिक। हुँ, इसी तरह पूरे अफ्रीका के अंदर लड़ाइयाँ हुई, कॉन्गो में भी लड़ाई हुई, आप अंगोला में भी लड़ाई हुई, जो पोर्चुगीज़ पूरी कॉलोनीज़ थी, मोज़ाम्बिक वगैरह हर जगह लड़ाई हुई। इसी तरह एशिया में हुई। अब पूरा आप देखें, वियतनाम, कंबोडिया, लाओ, कोरिया, हर जगह इकोनॉमी का सवाल नहीं था। इसकी उन्होंने एक थ्योरी दी थी, डोमिनो इफ़ेक्ट, हुँ, जिसका मतलब था कि अगर एक मुल्क गिर गया हुँ, सोशलिज़्म की तरफ, तो बाकी तो भी। बाकी भी गिर जाएँगे, हुँ, एज़ अ डोमिनो हुँ, इफ़ेक्ट होगा। और यहीं यहीं पे जनरल ज़िया-उल हक की, आप समझे, एक तरह से किस्मत जाग उठी कि जो अगला मुल्क बनता था हुँ। उनकी थ्योरी में, वो बनता था पाकिस्तान, ठीक है? और इन लोगों की बड़ी किस्मतें हमेशा, जागती हैं। आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो वो बुनियादी तौर पे उस वक़्त गैर मकबूल एक हुँ, सदर था। हुँ, जो मकबूल लीडर था वो जेल में था। हुँ, उसको ये फांसी की सज़ा सुनाना चाह रहे थे, लेकिन डर रहे थे हुँ, कि उन्हें पता था पब्लिक उसके साथ है। इलेक्शन उन्होंने मुलतवी कर दिया था। आपको मालूम है कि 77 अक्टूबर में इलेक्शन हुँ, करवाने थे। हुँ। 90 दिन का वादा ये किया था आप ज़िया-उल हक ने। 70s की बात कर रहे हैं या 77, आज के की बात? वो हम फँसे हुए हैं ना, ये तो हम तो एक साइकिल में साइकिल फँसे हुए हैं। तो मेरा ख्याल सेंसरशिप का ऊपर इर्द-गिर्द जो बात करने का तरीका है वो यही है कि आप यही। माज़ी में बात करो, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उधर ही खड़े वो हैं। पैका में नहीं आती, उनको ऐसी समझ है, में भी नहीं ऐसी कि आता। अब 77 में तो ये हुआ था कि हाँ, बिल्कुल हुआ था। इलेक्शन मुलतवी हुए थे। हुँ, और वो जैसे ही ये सारा मामला बन गया और पाकिस्तान हर अव्वल दस्ता बन गया एक तरह से सोशलिज़्म के खिलाफ लड़ाई में, तो ये एक सोशलिस्ट लीडर था, अपने आप को जो कहता है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। हुँ, तो उसको रास्ते से हटाना भी आसान हो गया, उसको फांसी देना भी आसान हो गया, डॉलरों की भरमार हो गई जनरल ज़िया-उल हक के लिए, कई डील्स आना शुरू हो गईं। पूरा जो 80s है, हमारे 80 की दिहाई एक तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की दिहाई है। हुँ, लॉन्ग टर्म कुछ भी वो नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म कुछ भी प्रोजेक्ट्स, नहीं। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, लेकिन क्योंकि इतना पैसा आ रहा था बाहर से, इतना डॉलर आ रहा था कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर आपकी लिक्विडिटी थी, बिज़नेसेस चल रहे थे, एक सर्वाइवल मोड में आप आ गए। सो वो एक बहुत एक इनकी लक हुई। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ? आपने अफ़गानिस्तान को तबाह किया, आपने पाकिस्तान को एक जिहादी कैंप बना दिया, और आपको उसके बाद एक आदत पड़ गई, जिसे डॉलरी जंगें कहते हैं, हुँ, कि जंग होगी तभी मईशत चलेगी। क्योंकि जैसे ही सोवियत यूनियन का इनख़ला हुआ वहाँ से, आपकी मईशत डूबना शुरू हो गई, और अमेरिका भूल गया आपको, अमेरिका इंडिया की तरफ चला गया, दीगर ममालिक की तरफ चला गया। पूरे 90 की दिहाई, जो जमहूरियत की हुँ, दिहाई है, उसमें ना अमेरिका ने आपकी मदद की, ना किसी ने आपकी मईशत ठीक हुई। हुँ, और फिर 99 में जनरल मुशर्रफ आए, तब भी हालात ठीक नहीं थे। 2001 में जैसे ही अब वो 9/11 9/11 होता है, हुआ। हुँ, फिर आपकी किस्मत खुल जाती है। यानी आप डिज़ास्टर कैपिटलिज़्म से भी एक नेक्स्ट लेवल की कैपिटलिज़्म है ना ये, जी, बिल्कुल। कि आपका कोई एक ट्रेजेडी होगी, सो हुँ, आप कह सकते हो ट्रेजेडी कैपिटलिज़्म, हाँ, ठीक है? ये ट्रा ट्रेजेडी होगी, दैट्स नाइस। और उसके बाद जंग होगी, हुँ, और उसके बाद फिर पैसा बनेगा, बनेगा और और वो फिर मईशत चलेगी। चलेगी। तो पूरे जो अगले 10-15 साल थे वो इस तरह से इन्होंने गुज़ारे, लेकिन उसके बाद फिर जब ये उसामा बिन लादेन वाला मामला हुआ, और फिर आपको याद है सलाला में कुछ फ़ौजी शहीद हो गए थे जी, नेटो की बमबारी जी। से। उसके बाद वो भी ड्राई अप होना शुरू हो गया। फिर इन्होंने सीपैक का पूरा मामला किया, वो भी नहीं चल सका। तो पिछले 2-3 बल्कि 4-5 सालों से फँसे हुए थे कि अब मुल्क चलेगा कैसे? फिर अब वाला मामलात आपके सामने वाले है। जो
अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉल के बाद तो और तशवीश बढ़ गई। क्योंकि हाँ। यहाँ वो चले भी गए, उनके जो नेटो सप्लाईज़ हैं वो पूरे ख़त्ते में बीएलए के पास भी आ गए, टीटीपी के पास भी आ गए। बिलावल कहते हैं कि कच्चे के डाकुओं के पास भी नेटो कच्चे के के डाकू तो ठीक है, उनके पास भी नेटो के हथियार हैं। हाँ, तो फिर ज़ाहिर है आपके पास इलाके में वेपन्स हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर नौजवानों ने ये कुछ यही करना था। करना। तो अब ये हुआ है कि इनको फिर से एक दफ़ा लग रहा है कि ये कोई लॉन्ग टर्म इनके लिए कुछ आसानी आने वाली है, क्योंकि एक जो नई कोल्ड वॉर है वो हीट अप हो रही है चीन और अमेरिका के दरमियान। तो पिछली कोल्ड वॉर से जितना ये निकाल सकते थे इन्होंने निकाला। अब भी इनकी कोशिश यही है कि दोनों तरफ प्ले करके जितना निकाल सकते हैं निकाल। अच्छा, आपने कहा जो कि अभी ज़िया के ज़माने में जब सारा ये अफ़गान जिहाद का हुआ और एकदम से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी, तो ज़िया-उल हक और उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट के लिए आसान हो गया कि भुट्टो को रास्ते से हटाया जाए। तो वो वाले हालात तो अब भी हैं। तो इमरान खान के लिए क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि एग्ज़ैक्टली वही हालात हैं बिल्कुल, अगर और तो अब आप देखें बड़ी दोस्तियाँ हो रही हैं ट्रंप के साथ हमारी। बिल्कुल, वो जो जिसे कहते हैं ना, शहबाज शरीफ साहब ने क्रिंज हाँ। एक तकरीर की है कि वो आँख मार के। सारी दुनिया में देखिए ना, अगर उसने आपकी तारीफ़ कर दी है ट्रंप ने, तो बस शुक्रिया करो और आगे जाओ। तो ग्रेस सैल्यूट चाहिए ना करता उसके लिए। हूँ। और भई ये चीज़ें आप इधर अपने बॉस को कहो ना, उधर सबके सामने टीवी पे गैर मुल्की सदर को इस तरह से करना, सैल्यूट करता नहीं, हूँ। और फिर वो सदर भी तो देखे ना, ट्रम्प पीछे जाके कह रहा है कि ये सारे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं मेरी पॉलिसियों और मेरी पावर की वजह से वो कह रहे वो मेरे पीछे है, हुँ, हाँ। मेरी वो कर रहे हैं, तो इस तरह तो ज़ाहिर है आपकी रिस्पेक्ट तो नहीं बनती ना, नहीं कि जब बनती। तक आप अपने कोई हद नहीं उसका तय्युन करते। इस तरह सो इट वाज़ वेरी एम्बैरेसिंग। लेकिन कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, नो डाउट। सिमिलर ये हैं कि खान साहब जो हैं उनको भी बहुत, या उनके सपोर्टर्स को बहुत उम्मीदें थी ट्रंप से, जो कि शुरू से हम कह रहे थे गलत है। अमेरिका एक तो अमेरिका की दोस्ती दुश्मनी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और बिल्कुल। दूसरा ये है कि उन्होंने वो रिचर्ड ग्रेनल एक था, उसके ज़रिए ट्विटर हाँ। पे बस बेवकूफ़ बनाया और प्रेशर डाला जीएचक्यू पे, और करके एंड में डील उनसे की। ठीक है, अब वो कहता है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, आपने फील्ड सुना था। मार्शल। तो वो जो स्ट्रैटेजी इन्होंने पूरी बनाई थी वो नाकाम हो गई है। बच्चों को भी भेजा कांग्रेस लॉबी करने के लिए, वो भी कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की जब तक इनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता, तब तक आसान नहीं होगा। लेकिन एक लिहाज से जो हालात मुख्तलिफ हैं वो ये हैं कि जो पॉपुलैरिटी है वो तो भुट्टो साहब की भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है मुसलसल। सो देयर इज़ नो डे जहाँ पे खान साहब इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन ट्रू। नेशनल मीडिया पे। ट्रू। और वो एक स्ट्रेंथ है। और ऐसे में अगर आपको कोई स्टेबिलिटी चाहिए इंटरनल, क्योंकि अभी तक से आप देखें हमारी इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुआ, अभी सब वादे हैं। नहीं, वादे, अब तो डेटा आना शुरू हुआ है, पॉवर्टी बढ़ रही है, रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, ये तो बिल्कुल, ग्लोबल स्टडीज आने शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। और आप डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हो, आपके यहाँ जो लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि देखें अगर किसी के पास भी पैसा हो, वो लाने से पहले ये तो देखिएगा ना कि मुल्क के हालात क्या हैं, इंटरनल कोई स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, नहीं है। जब उन्हें ये बता रहे हैं मार्केट में लोग कि ये गवर्नमेंट पता नहीं रहती है, नहीं रहती, अनपॉपुलर है, ये वो सारा, तो लोग पैसा नहीं लगाते। तो मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक अकाउंटेबिलिटी से भी तो है। जो पैसा लेकर आएगा उसको पता है कि अगर एक गवर्नमेंट अवाम को अकाउंटेबल नहीं है, तो वहाँ बिल्कुल, पे करप्शन के चांसेस है ना। बिल्कुल। और दूसरा कि जुडिशरी आपकी ख़त्म हो गई है। खत्म हो। अब जुडिशरी सिर्फ कंट्रोल नहीं है, ख़त्म हो गई है। एज़ एन इंस्टीट्यूशन हम कह सकते हैं एक टाइम पे ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल हो गई थी जुडिशरी, लेकिन इस वक्त हम ऐसे दौर में हैं where there is no judiciary। तो विदाउट अ लीगल सिस्टम इवन कैपिटलिज्म का चलना बहुत मुश्किल है, सोशलिज्म तो दूर की बात। आपके पास कोई गारंटी नहीं है, अपना पैसा नहीं बचा सकते, मिडिल क्लास नहीं अपने आप का अपना दिफा कर सकती, वर्कर्स तो खैर किसी भी गवर्नमेंट के अंदर उनके हालात ख़राब रहते हैं, बट जो आपकी एलिट्स हैं वो भी, उनको भी वो वाला नहीं है तहफ़्फ़ुज़ कि उनका पैसा जो है बचेगा कि नहीं, अनलेस यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। बाय सिस्टम वी मीन दिस कोलिशन हाइब्रिड रिजीम। तो वो फिर लोग वेट आउट करते हैं, या और दुनिया में इतनी ऑप्शंस हैं जहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। जो वाहिद इंडस्ट्री बनने का ख़तरा है वो है जिसका ताल्लुक फिर जंग से है, क्योंकि जो मदनियात की भी बात कर रहे हैं वो भी एक
चाइना को कंटेनमेंट की उनकी हाँ, स्ट्रैटेजी मैं है, उधर ही बिल्कुल आने वाली थी। उसमें भी लड़ाई होगी, बलूचिस्तान में भी लड़ाई होगी और भी। सो जो जहाँ-जहाँ पैसा आ रहा है, हुँ। वो उन जगहों पे आ रहा है जहाँ पे पैसा और खून आपस में मिक्स होगा। तो ये जो अभी सारा अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर के ऊपर जो झड़पें और टीटीपी के ठिकानों के ऊपर अटैक्स और सारा उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, तो क्या आप देखते हैं कि किसी हद तक ये माइन्स एंड मिनरल्स वाले मामले से भी लिंक्ड है? रिसोर्सेज़ का कैप्चर? डायरेक्टली तो हम उसका शायद लिंक उस तरह से ना बना सकें, लेकिन इन अ ब्रॉडर सेंस जो ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स है उससे लिंक्ड है। अब आप देखें, चीन ने पाकिस्तान-भारत की लड़ाई में बड़े खुल के पाकिस्तान हुँ, का साथ दिया। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले पे उस तरह नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमें तशवीश है और हाँ। क्योंकि देखिए वो अफ़गानिस्तान से भी बात कर रहे हैं और पाकिस्तान एक प्रॉब्लम चाइल्ड बन जाता है कि यार आप कहते थे, पूरी दुनिया में जाके कहते थे कि अच्छे लोग हैं तालिबान। हमें भी आपने पट्टी पढ़ाई। हमने अब उनसे बातचीत शुरू की है, हम उन्हें अपने प्लान का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। आपको पता है पिछले दिनों तालिबान जो हैं वो उधर रशिया भी गए हैं। हुँ, उनका अमेरिका से तज़ाद चल रहा है बिल्कुल। बागराम पे, लेकिन रशिया भी गए हैं, चीन भी गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ख़राब कर लिया था, वो इंडिया चले गए हैं। तो हुँ, अब एक तरह से प्रॉब्लम बन गई है ना हाँ। चीन के लिए भी, क्योंकि इंडिया से उनकी भी नहीं बनती। सो एक तो ये जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है हुँ, खित्ते में, हुँ, उससे ताल्लुक है। दूसरा ये है कि जो स्टेक्स हैं इस सारी जो मिनरल डील्स वगैरह की और ओवरऑल हुँ, जिसे मैं चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी हुँ, कहता हूँ, वो पूरे खित्ते में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अमेरिका के जो अड्डे हैं, हुँ, वो 800 फ़ौजी अड्डे हैं अमेरिका से बाहर हुँ, और उसकी एक बहुत बड़ी तादाद चीन के इर्द-गिर्द है, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, और वो इस वक़्त पागल हुए हुए हैं, किसी तरह उनको अड्डे मज़ीद मिलते रहें। हुँ, तो वो बलूचिस्तान में भी चाह रहे हैं, आपको मालूम है पिछले दिनों बिल्कुल, बात हुई बिल्कुल, है कि हाँ। जी इन्होंने एक नेवल बेस की बात हुँ, की है। वो पारा चनार वाला भी मामले में पारा भी उठा चनार था। में भी हुआ था, फिर बागराम के ऊपर तो हुँ, ट्रंप ने कह दिया ना कह दी बेवकूफ़ है, सच्चा है, जो मर्ज़ी कहें आप। हमें चाहिए। तो उसने कह दिया कि हमें हुँ, चाहिए चीन के लिए, हुँ, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जब ये वाले सारे एक्टर्स आएँगे और इतना हुँ, सा पैसा भी लाएँगे, तो जो नीचे लोग बैठे हैं, चाहे वो आपके लोकल ट्राइब्समैन हों, चाहे वो तालिबान हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, फ़ॉरेन एजेंसीज़ हों, सारे हों इन्वॉल्व होंगे, कौन यहाँ पे अपनी हेजेमनी बना सकेगा, हुँ, आप इसको अपने काबू में ला सकेगा। यही वजह है कि केपी में गवर्नमेंट नहीं चलने दे रहे। बिल्कुल। देखें हुँ, ऐसा क्या है कि आपने सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी गवर्नमेंट चलने दे रहे हो, हुँ, ठीक है? और एक सूबा जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिकन्सिलिएशन की यहाँ और वहाँ पे आपने जो इवन पीटीआई का जो बंदा बिठाया हुआ था, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार था, ठीक है? ये गंडापुर जो थे, हुँ, उनमें कोई ऐसा तो नहीं, वो तो साथ ये चलने के तो लिए इमरान खान ने हटा दिया ना, बिल्कुल। अब बात ये है कि उससे पहले उसके साथ भी नहीं बन रही थी। मतलब आप गंडापुर के साथ भी नहीं। गंडापुर के साथ भी कई हुँ, गंडापुर ने आपको देखा था एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में कर दी थी। हुँ, था तो उन्हीं का बंदा रिलेटिवली स्पीकिंग। लेकिन लेकिन उसको अपनी भी चीज़ें देखनी होती है ना ज़ाहिर है पार्टी की और प्रेशर है ना, हाँ, प्रेशर है। तो आप क्यों ना कह दो कि यार ठीक है ये पॉपुलर एक पार्टी है और पश्तूनों में बहुत पॉपुलर है और वहाँ पे जो नॉन पश्तून्स हैं डेरा इस्माइल खान में या एबटाबाद या मानसेरा जो हज़ारा डिवीज़न वगैरह वहाँ पे भी पॉपुलर है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है और इसके साथ मिल के हम कोई पॉलिसी बनाएँ ताकि हम सब स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके हुँ, चलें। लेकिन क्योंकि तरीक़ेकार ये है कि हमने हर चीज़ को कंट्रोल में रखना है, तो वहाँ ना पार्लियामेंट में ना आपके फेडरल पार्लियामेंट में बात हुई है मदनियात वो के नहीं ऊपर, होती। ठीक है? ना आपके सूबाई पार्लियामेंट में असेंबली में हुई है, ना मीडिया में कोई तफ़सील से बात हुई है, ना सिविल सोसाइटी को कोई रसाई हुँ, हासिल है, ना कोई लोकल ट्राइब्समैन को बुलाया है। सिर्फ़ ये पता चलता है कि जी मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है। हाँ, तो उसके ऊपर जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो आपने देखा कई लोग बेचारे मारे गए फाटा हुँ, वगैरह में। तो अगर आप किसी से बात किए बगैर और किसी को एतमाद में लिए बगैर करोगे एक ऐसी चीज़ जिसमें चीन भी इन्वॉल्व्ड है, अमेरिका भी हुँ। इन्वॉल्व्ड है उस खित्ते में, और वो डील्स जिनकी डिटेल्स भी हमें नहीं आ रही, नहीं आ किस रही कुछ हैं नहीं पता किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्या हो रहा है, वो बिल्कुल, तो वो खित्ता जिसने इतनी लाशें उठाई हैं पिछले 40 हाँ, सालों में, हाँ, वो कैसे आप पे एतमाद करेंगे? हुँ, उनको तो खौफ होगा कि जी हमारे बच्चे मारे जाएँगे, हुँ, इनको पैसा मिलेगा, हमारे बच्चे मारे जाएँगे, तो वो निकलेंगे। आप अगर सही भी बात कर रहे हो, वो नहीं मानेंगे, बिल्कुल। अगर आप उनको एतमाद में लोगे। हुँ, यही इन्होंने वो कनाल वाले प्रोजेक्ट में किया सिंध में। बताए ओए! बगैर, किसी से हाँ, पूछे बगैर आपने ऐलान कर दिया, हाँ, आपने गल्फ़ में जाके कतरियों से कह दिया कि जी आप सारी ज़मीनें, सारा हाँ, पानी आपको दे हुँ, देंगे। इधर रौला मच गया कि जी ये आप किससे कैसे पूछ के हुँ, आपने किया। सो एक यानी किंगडम्स के अंदर भी ना
सऊदी अरब के अंदर भी जब वो कोई पॉलिसी बनाते हैं ना तो सारे बड़ों को पूरे सऊदी अरब हाँ में से वो बुलाते ट्राइब्स को लेके लेकर चलते हैं, खानदानों को उनके लेके मीटिंग्स होती हैं और फिर उसके ऊपर फैसले होते हैं। ये तो उससे भी कोई आगे की बात हो गई कि 2-4 लोग फैसला कर लेते हैं, 25 करोड़ का मुल्क है, उसके ऊपर नाफिज हो जाता है। इस तरह नहीं चल सकता। अच्छा, यहाँ पे इंडिया का क्या रोल है? क्योंकि जब अफ़गान जिहाद के दौरान हमने ये देखा कि इंडिया ने खुल के उस वक़्त रशिया का साइड लिया था, हुँ। ठीक है? अब जो है वो अफ़गानों अब ज़ाहिर है एनिमीज़ एनिमीज़ वाली बात हो गई है। तो यहाँ पे और फिर अब हम देख रहे हैं कि बलोचों में और पख्तूनों में जो उकसारा है, उसमें उसमें भी इंडिया शामिल है। तो यहाँ पे वो रोल आप किस तरह देख रहे हैं? इंडिया क्या कर रहा है? वो अपनी पावर जो है वो रीस्ट्रक्चर कर रहा है? क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही इंडिया है? का एक प्रॉब्लम शुरू से रहा है लेकिन वो पिछले 30-40 सालों में मज़ीद बढ़ गया है। हुँ, पहले फिर भी स्प्लिट था। हुँ, रीजनल हेजेमॉन इंडिया बनना चाहता बिल्कुल। था, ठीक है। लेकिन पहले स्प्लिट था इस लिहाज से कि एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट भी मौजूद था वहाँ पे। अब तो मोदी वगैरह के बाद तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उनको बांग्लादेश को भी उन्होंने कंट्रोल करना है, हुँ, नेपाल को भी कंट्रोल करना है, श्रीलंका को भी कंट्रोल करना है। पिछले दिनों भूटान में उनके खिलाफ हुँ। इतना ज़्यादा हुआ है। मुझे तो नेपाल पे बड़ी हैरत थी क्योंकि वो भी हिंदू स्टेट है, बिल्कुल, बिल्कुल, ऑफ़िशियली हिंदू है, बिल्कुल, चलो बिल्कुल। इंडिया तो ऑफ़िशियली नहीं है, तो उधर भी उनके खिलाफ हो उधर रहा भी है। नफ़रत है हुँ, और फिर अगर आप देखें म्यांमार, हुँ, फिर आप देखें सो बेसिकली ओवरऑल जो सारा खित्ता है हुँ, वो इनसे नाराज़ है। चीन और पाकिस्तान तो ज़ाहिर है हमेशा से नाराज़। तो एक उनके लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है और जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना उनके फ़ायदे में, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए चीन के खिलाफ एक हराबल दस्ते का रोल अदा बिल्कुल। करें। हुँ, जो एक ज़माने में पाकिस्तान कर रहा था खित्ते दा में, वो उनको वो वो किरदार करना चाहिए। चाह रहा है और उन्हें लग रहा है कि क्योंकि उनकी इकोनॉमी के अंदर एक गुंजाइश मौजूद है कि अगर वो चीन का मुकाबला करेंगे, तो वेस्ट उन्हें नवाज़ेगा वो उनको भी और डॉलर आएँगे। डॉलर आएँगे, ठीक है? तो बेसिक बात वो तो हमसे इकोनॉमी की हमसे है। उन्होंने बुरे सबक सीख बुरे लिए हैं। सबक सीख लिए उन्होंने, ज़िया-उल हक के हाँ। टाइप का बंदा भी ले आए हैं, ठीक है? और अब वो ये कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, और पाकिस्तान उस सारे खेल के अंदर उनके लिए एक इरिटेंट है, हुँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मिलिटरीली भी उनका मुकाबला कर सकता है और वो तो हमने प्रूव कर दिया। जो मई में चीज़ हुई है, ये जो लड़ाई हुँ, हुई है और उसको मैं यही कहूँगा कि भारत की शिकस्त हुई है। हुँ, उसमें जो भारत का यहाँ पे पूरे एक रीजनल हेजेमॉन बनने की ख्वाहिश थी, हुँ, उसको बहुत नुकसान पहुँचा है हुँ, और सारे जो गल्फ़ के ममालिक भी जो पाकिस्तान को भूल चुके थे, अमेरिका भी, बाकी भी, उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि बाकी कुछ रोटी हो ना हो, इनकी लड़ने की कैपेसिटी ठीक है कैपेसिटी है, पाकिस्तान की। हाँ। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की एक अहमियत बन गई है और ये भी पता चल गया है कि हमने बहुत पैसा लगाया हिंदुस्तान पे, लेकिन इस घोड़े पे मज़ीद पैसा लगाने की हाँ, ज़रूरत नहीं है। तो राफेल ये भी चीन बने, का, हाँ, संभाल सके। ये नहीं कर सकेंगे। हुँ, तो ये चीन का मुकाबला नहीं कर हुँ, सकेंगे, कोई और स्ट्रैटेजी करो। सो अभी इंडिया की जो इंडिया एक डेस्परेट सिचुएशन में है हुँ, और पूरा बीजेपी की जो पिछले 30 साल का एक पूरा बयानिया था, पाकिस्तान को आइसोलेट करने का, उसमें एक बात ये थी कि प्रो तालिबान है जी, और अब वो तालिबान को उधर उन्होंने लेकर भी आए हैं। हाँ। फिर वो आजकल तो उधर हंगामा मचा हुआ है इंडिया में बिल्कुल, वो क्योंकि जावेद अख्तर ने भी कहा है मैं हाँ, हाँ, शर्मिंदा हूँ। हाँ, वैसे शर्मिंदा उनको बिल्कुल। बहुत पहले शर्मिंदा हो जाना चाहिए हुँ, था, लेकिन आप चलें, अच्छा है, अच्छा शर्मिंदा हो गया, लेट देर है एहसास हो दुरुस्त गया, है। हाँ। लेकिन देवबंद उन्हें ले गए, हुँ, ठीक है। हुँ, अगर आप एक तरफ कहते हो कि जो इंडिया के मुसलमानों को सेकुलर होना चाहिए हुँ, और हिंदुस्तान को हुँ, एक्सेप्ट करना चाहिए और ये चीज़ें, दूसरी तरफ आप एक जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हुँ, रिलिजियस हुँ। नेशनलिज्म है, तो ये तो उस अलायंस ऑफ द वो कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस और ये कंजर्वेटिव्स का भी तो एक अलायंस होता है ना एक। हमने ये बार-बार देखा है कि जितनी पोलराइज्ड फोर्सेस हैं अ, वो भी इकट्ठी हो जाती हैं अपनी बिल्कुल, सर्वाइवल के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, उनको भी तो बिल्कुल। ज़रूरत है ना। बिल्कुल, तो वो बेसिकली इसी तरह हुआ कि दोनों आइसोलेटेड थे, उन्होंने हुँ, कर लिया, दोनों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा हुँ, और अफ़गानिस्तान को पिछले 20-25 साल बाद जो तालिबान की हुकूमत है, उन्हें आइडिया होना चाहिए कि अगर नेटो उनको नहीं बचा सका, हुँ, नेटो भी था और इंडिया भी था हुँ, और आईएसआई थोड़ा बहुत पंगेबाज़ी करती रही तो ख़त्म हो गई वो हुँ, हुकूमत, ठीक है। नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना हमेशा बेहतर होता है हुँ। और ये पाकिस्तान इंडिया को भी सोच रियलाइज़ रहे करना हैं। चाहिए और इंडिया को ख़ुसूसी तौर पे सोचना चाहिए क्योंकि उनकी किसी भी नेबर से नहीं बन नहीं रही। ब आपके ख़्याल में इस वक़्त पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है और रीजनल पॉलिसी है, उसमें किस चीज़ को ठीक करने की अगर आपको मैं कहूँ कि कोई एक चीज़ जो हमें ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो क्या होगी? देखिए, ओवरऑल 2 चीज़ें मैं कहूँगा हुँ, मेन जो हुँ, जिनके ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। एक ये है कि
ये जो हमने एक तरह से अब बंदा बुरा लगता है, लेकिन रेंट सीकिंग से किराए की रियासत वाली आप हरकतें हैं कि आप चीन ने आपको दिफा आपका मजबूत किया है, लेकिन आप अमेरिका के साथ भी वो उसी तरह की बातचीत कर रहे हो, सलूट कर रहे हो, ये कुछ कर रहे हो, नोबेल प्राइज़ के लिए 2-2 3-3 बार आप उनको नॉमिनेट कर रहे हो। ओह! तो ये जो डबल गेम है ना, आपको लग रहा है कि आप बहुत सयाने हो और बाकी सारे बेवकूफ़ हैं, आप सबको पागल बना के आगे चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत इसका नुकसान होगा और दोनों तरफ आप खेलेंगे, 2 कश्तियों में सवार जो होता है वो एंड में डूब जाता है। एक तो उस पे क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि हमारा फ्यूचर खित्ते में है। हम इसका ये मतलब नहीं अमेरिका पे हम हमला कर दें या मगरिब से जंग कर दें। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जियो स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो चीन और यहाँ पे खित्ते में दीगर ताकतों के साथ मिल के होनी चाहिए। आइडियली उसमें अल्लाह करे हिंदुस्तान को भी कभी अक्ल आ जाए, लेकिन चीन, रूस, ईरान और गल्फ स्टेट्स इनके साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने हैं, साउथ एशिया में बेहतर करने हैं, अफ़गानिस्तान से हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। सेकंड, इस सब का मकसद फ़ॉरेन पॉलिसी का मकसद जो है, वो ये नहीं होना चाहिए कि बस हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं और पैसा आ रहा है। हमें कोई इंटरनल रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा बिल्कुल। ताकि इस सब जो फ़ॉरेन रिलेशंस में कामयाबियाँ हमें मिल रही हैं और अल्लाह करे मज़ीद मिलें, उससे कोई हमारे यहाँ कोई एक डेवलपमेंटल प्लान आए। हम पख्तूनख्वा को मतलब जंग का मैदान बनाने के बजाय वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकें, नौजवानों को नौकरियाँ दे सकें। पंजाब के अंदर हम अपने एग्रीकल्चर से लेके हमारे जो छोटे शहर हैं, जो इस वक़्त बहुत बुरी हालत है, उनको बेहतर कर सकें। सिंध में मैं घूमा हूँ पिछले दिनों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। कुछ भी नहीं, तो सड़क नहीं है यहाँ तो पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, बलूचिस्तान के अंदर अमन आए, वहाँ पे लोगों को स्टेक होल्डर्स बने किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में, ताकि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए। ये होना चाहिए गोल। गोल ये नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट टर्मिज़्म में कोई एक कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए हम पैसा बनाएँगे, कभी अमेरिका से, कभी चीन से, कभी सऊदी से, कभी ईरान से, जिधर से पैसा आया और हमने रोल लिया, ओवर करवाएँगे कर से। बस। और फिर आपका बाहर पता चलेगा हाँ, पापा जॉन। अच्छा अगर हम ये कर भी लें, ये गोल हम बना लें कि हाँ, हमारी हुकूमत ये कहे कि ठीक है जी, ये अब हमारा गोल है। उस सूरत में जो टीटीपी है, उससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि जो पिछली पॉलिसी थी इमरान खान की कि जी उनसे नेगोशिएट करें, गुट तालिबान है उनको रीसेटल करें, ये बाजवा की सब वो भी नहीं चली, ये भी नहीं चल रही, तो क्या करें उनके साथ? देखिए टीटीपी वाला एक तो हिस्टोरिकली हमसे गलतियाँ हुई हैं, गुड बैड बार-बार खेलते-खेलते क्योंकि जिनको हम बैड कह रहे थे, वो थे जो हमारे यहाँ अस्पतालों को और स्कूलों पे हमले कर रहे थे। बिल्कुल। जिन्हें हम गुड कह रहे थे, वो थे जो अफ़गानिस्तान में यही कुछ कर रहे थे। अस्पतालों बिल्कुल, पे हमले कर रहे थे, बिल्कुल। स्कूलों पे हमले कर रहे थे। तो वो उधर गुड थे, वो भी नहीं थे, वो भी बैड ही थे। वो ये हमारे वाले लिए जो हिसाब से। ये जिस तरह का बॉर्डर है और जिस तरह के इनके आपस के रिश्ते हैं गुड और बैड के दरमियान, वो गुड ने बैड को खराब मतलब उनको गुड नहीं करना था, बैड ने गुड को बैड करना था और बिल्कुल। ये होना ही था और ऐसा ही हुआ क्योंकि ओवरऑल जो उनकी जो ईथॉस है, वो किसी भी एक फॉरवर्ड लुकिंग मॉडर्न रियासत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो एक बहुत बैकवर्ड लुकिंग है, देखो ख़वातीन को आपने अलाउ नहीं करना पढ़ना, स्कूल जाना, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे रहे। बिल्कुल, तो ये गुड तो ना होए ना किसी भी लिहाज से। बिल्कुल। सो आपको पॉलिसी तो वाज़ेह करनी पड़ेगी टेररिज़्म के खिलाफ, लेकिन जब तक फिर बात वही है कि इंटरनली लोगों को एतबार नहीं होगा आपके ऊपर। बिल्कुल। आज भी नहीं है ना लोग नहीं है। जिससे आप पूछें ना, मैं तो बहुत स्टूडेंट हैं फाटा के, जिससे आप पूछें सर ये खुद ही करवाते हैं, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा अब उसमें बहुत सारी जगहों पे गलत बयानी भी होती है, हाँ, ज़ाहिर है। एग्ज़ैजरेशन भी होती है, हाँ। ज़ाहिर है लड़ाई हो रही है, फेक न्यूज़ भी जवान होती जो है। हैं वो शहीद भी हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ। लेकिन आपको लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कम्युनिकेशन वॉर विन कर लोगे, नहीं होगा। नहीं। आपको स्टेक होल्डर्स को ना सिर्फ एतमाद में लेना पड़ेगा, उनकी जो सजेशंस हैं उनको सीरियस लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको लोग यानी वो लोग पसंद ही नहीं है या आप उन्हें काबिल नहीं समझते कि उनकी बात सुनी जाए, जिनके लिए आप जवानों को शहीद करा रहे हो, तो फिर दफ़ा मारें, फिर कहेंगे ठीक है, जाएँ। जब आप कह रहे हो जी हम अपनी टेरिटरी को, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इसके लिए अपनी जानें कुर्बान करेंगे, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी डीजीएसपीआर ने कहा है। तो फिर यार जिन लोगों के लिए जानें कुर्बान करें, उनकी भी सुनो, उनकी सुने ना, उनको आप इन्वॉल्व करो। लेकिन अगर आप उनको ये कहेंगे कि भई इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से जवानों की जानें जा रही, जवान शहीद हो रहे हैं, तो वो तो एक प्रॉब्लम है ना फिर। वो बहुत प्रॉब्लम है और लॉन्ग टर्म में आई डू बिलीव देयर इज़ नो डाउट हुँ। इन माय ओपिनियन कि
हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर टीटीपी की तरफ से बार-बार हमले होते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पूरे पाकिस्तान में ये लहर फिर से आ गई, यहाँ पे सेक्टेरियन लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं और भी मामलात हो सकते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग आपको रिस्पॉन्स चाहिए। लेकिन इवेंचुअली इस लड़ाई झगड़े का फ़ायदा लॉन्ग टर्म हमें नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं नहीं हो होता। सकता। और अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान की सालमियत को कबूल करना पड़ेगा। पाशा खान की बात पे मैं फिर से जाता हूँ कि वो कहता था काबुल जो है वो पख्तूनिस्तान के नाम पे पागल बनाता है और इस्लामाबाद जिहाद के नाम पे। हम दोनों को अब ये पागल बनाना छोड़ना चाहिए। अफ़गानिस्तान के बच्चों का भी मुस्तकबिल बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान के बच्चों का भी मुस्तकबिल बेहतर होना चाहिए। वो तभी होगा जब हम ये गेम्स खेलने के बजाय, ये जो हम ग्रेट गेम, हमारी अपनी ग्रेट गेम नहीं, किसी और की ग्रेट गेम में हम एक फुटनोट का हमने किरदार किया पिछले 300 सालों में, उससे निकल के हम मेन कैरेक्टर अपनी स्टोरी के अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को बनाएंगे और अपने रिसोर्सेज जो हैं उस तरफ लगाएंगे, तभी जाके बेहतरी आएगी। अदरवाइज तो हर ट्राइब को आप दूसरे से लड़वा सकते हो और ये मामला तो फिर हमेशा चलता रहेगा। वो जो अफ्रीकन वो है ना प्रोवर्ब के मी एंड माय ट्राइब अगेंस्ट द अदर ट्राइब, जी, है ना? बिल्कुल, वो वो तो फिर वाली, ना खत्म होने वाला आखिर सिलसिला है। में मी अगेंस्ट माय ब्रदर, वो ऐसा है, वाली बिल्कुल कहानी। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक शख्स है जो ये दावा कर सकता है और सही दावा कर सकता है कि भाई उसने जिहाद किया, वो है सेनेटर मुश्ताक। उसके अलावा तो कोई नहीं है। उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, हालाँकि नज़रियाती तौर पे बिल्कुल हमारे बिल्कुल से मेरा ऑपोज़िट हैं। हाँ। यानी उनका बैकग्राउंड और है और बहुत सारी चीज़ों पे इख्तिलाफ़ है, लेकिन उन्होंने जिस तरह गए वो और बहुत उस बड़ा। फ्लोटिला में, और जो पाकिस्तानी जेल में जाता है वो भी हीरो होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे गलत उस पे ही लोगों को पकड़ा जाता है। लेकिन जो दुनिया की बदतरीन रियासत मैं उसे समझता हूँ इसराइल, उसको उन्होंने चैलेंज भी किया, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की। मेरे अपने दोस्त उसमें थे, एक यहूदी, एक लड़का है डेविड एडलर, वो भी उसमें था। देखें इसमें ये कितनी अच्छी बात थी, इसमें यहूदी भी थे, इसमें मुसलमान भी थे, इसमें क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे। ह्यूमैनिटी के लिए गए और फिर वो गिरफ्तार हुए, उनको टॉर्चर किया गया, उसके बाद वो निकले, उन्होंने बहुत अच्छा उसके बाद बयान दिया, डिफाइंड और बयान दिया। बिल्कुल सबसे ज्यादा मैं इम्प्रेस ये हुई कि सिर्फ ये नहीं था कि ग्रेटा थुनबर्ग की बात नहीं है, जो भी उस फ्लोटेला में से जो अरेस्ट हुए, जिन पे टॉर्चर किया, किसी ने भी बाहर आके अपनी बात नहीं की। ये नहीं कहा कि जी हम पे देखो ये जुल्म हुआ, हम पे ये टॉर्चर हुआ। सब लोग बाहर निकल के भी फलस्तीनियों की बात कर रहे थे। ये सबके लिए सबक है कि जो एक्टिविज्म होती है वो अपने लिए नहीं होती है, अपने अपने नार्सिसिज्म नहीं होता, असल मकसद होता है लोगों की आवाज़ बनना, और ये उन्होंने हक निभाया। और मैं समझता हूँ कि जो सीज़ फायर हुआ, उसमें फ्लोटेला के लोगों का भी किरदार था, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई शहीद हो जाता इज़राइल के हाथों, तो फिर हुकूमतों को मज़ीद एक्शन लेना पड़ता, और उनके अभी प्लान्स थे कि कई हम मज़ीद फ्लोटेला लेकर और जाएंगे। करेंगे। और उसके साथ-साथ जैसे इटली ने अपनी नेवी शिप्स भेजी सिक्योरिटी के लिए, तो वो तो एक चीज़ बिल्डअप हो रही थी कि भाई ये क्राइसिस बढ़ जाता बहुत ज़्यादा। बढ़ जाता। तो अच्छा ये बताइए, जो हम बात कर रहे थे हम नज़रियात की कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान में जो लेफ्ट के नज़रियात हैं, सोशलिज़्म है, उसका कोई फ्यूचर है? बिल्कुल है, इसका एक शानदार माज़ी भी रहा है। और पाकिस्तान के अंदर देखें, जहाँ पे जमहूरियत की स्ट्रगल हुई है, यहाँ पे जो स्टूडेंट मूवमेंट्स बनी, यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस बनी, किसानों की कमेटियाँ बनी, ख़वातीन की तहरीक आप उठा के देख लें, हर जगह आपको सोशलिस्ट नज़र आएँगे। आपको तहरीकें, यानी उन तहरीकों में लीड करते हुए प्रोग्रेसिव राइटर्स में आपको फैज़ साहब है, हबीब जालब है, ख़वातीन में ताहिरा मज़हर अली ख़ान हैं, और पूरे एक तारीख़ है उसकी। ट्रेड यूनियन में आपको अगेन आपकी जो पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन थी, वो सारी की सारी वो लेफ़्ट वालों ने बनाई हुई थी। सो ये एक पूरी तारीख़ है। एनएसएफ, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, आपने सुना होगा, वो भी, उसकी भी पूरी स्ट्रगल है। सो जो पाकिस्तान का आइन बना था 73 में फाइनली, क्योंकि फ़ौज तो नहीं बनवाने दे रही थी, ना ब्यूरोक्रेट चाहते थे, उस आइन को बनाने के लिए जो जद्दोजहद हुई 60s में, वो लेफ्ट ने की अयूब खान के खिलाफ। तो पाकिस्तान का जो आइन है, और आइन के अंदर आप देखें कि आर्टिकल 3 है कि जो कहता है कि जी कोई हमें इस्तेसाल से पाक माशरा चाहिए, हमें तबकाती निज़ाम ख़त्म करना है। कई आर्टिकल्स हैं, 29 है, 38 है। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे इस्तेसाल के ख़िलाफ़, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग, यहाँ तक हमारा आइन कमिटमेंट देता है कि हम
तबकाती निज़ाम को ख़त्म करेंगे। ये और आइन इस तरह के नहीं देते। उसकी वजह ये है कि सोशलिस्टों ने वो उस आइन को लिखने में उनका एक बड़ा किरदार था और उसकी जद्दोजहद में भी उनका किरदार था। एक शेख रशीद होते थे, एक तो अब है ना शेख रशीद, एक उस वक्त अच्छा, होते वो थे, पहले लाहौर से एमएनए थे, उन्हें कहते थे बाबा सोशलिज्म। अच्छा तो उन्होंने आर्टिकल 3 लिखवाया था, भुट्टो साहब के बड़े करीबी थे। तो एक रोल रहा है। फिर जब भुट्टो साहब ने के एंड में दौर में लेफ्ट वालों को उन्होंने पीछे कर दिया, लेकिन जब भुट्टो साहब जेल गए तो सारे मार खाने हमेशा लेफ्ट ही सामने आती है, तो सारे लेफ्ट वापस आया और पूरा 80s के अंदर जो एमआरडी की तहरीक थी, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वो सारी लेफ्ट ने चलाई। लेकिन जब वापस पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो सारे जो बडेरे थे वो चले गए। ठीक है, यही मैं इसी तरफ आना चाह रही हूँ कि जो लेफ्ट वाली मूवमेंट्स हैं वो स्ट्रगल में तो बहुत अच्छी हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत अच्छी हैं, वो सारा ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन में बहुत सक्सेसफुल रहती हैं। लेकिन जब पावर में एक तो ये आई नहीं, और अगर यहाँ से कुछ लोग आए ऐसे जो कि जैसे भुट्टो साहब आए, तो जो भी पावर में आता है, चाहे वो राइट का हो चाहे वो लेफ्ट का हो, तो वो फैशिस्ट बन जाता है। तो उसकी क्या वजह? अच्छा, और हमने ये देखा, आप माओ देख लें, माओ ज़ेडुंग देख लें, स्टालिन देख लें, ये लोग भी पावर में आए तो बंदे मारने शुरू कर दिए। ये तो हुआ है ना। तो ये क्या वजह है? इज इट द नेचर ऑफ पावर इटसेल्फ के राइट से आएगा लेफ्ट से आएगा, जो आएगा वो फाशिस्ट हो जाएगा? फाशिस्ट तो बड़ा बहुत सख्त लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं, आप थोड़ा उसको माइल्ड क्योंकि करें। उस इशू ये है कि बंदे मारना या लड़ाई करना वो तो एक उसका तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है ना। मिसाल के तौर पे अब्राहम लिंकन ने बहुत बंदे मारे। यानी अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा जो अमेरिकियों को मारा है वो अब्राहम लिंकन ने मारा है। वो सबसे ज़्यादा फेवरेट पॉलिटिशियन भी है अमेरिकियों का। मकसद ये नहीं है कि बंदे मारे या नहीं मारे, मेन चीज़ ये है कि मकसद क्या था, गोल क्या था, उसमें रुकावट क्या थी, ख़तरात क्या थे, ख़दशात क्या थे। मकसद मिसाल तौर पे लिंकन का था स्लेवरी को ख़त्म करना, और वो उन रियासतों के अंदर मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन स्लेवरी के हक़ में थी और लड़ाई हो गई। अब कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये भी हो सकता था कि इसने यानी जो स्याफ़ाम लोग हैं उनकी इंसानियत के साथ सौदा किया, उनकी इंसानियत का एक तरह समझौता किया ना इनके साथ। सिर्फ आपने अगर आप कहते मैंने नहीं लड़ना क्योंकि लोग मरेंगे, तो फिर उनकी इंसानियत का क्या? तो इनकलाब जहाँ पे भी आता है वहाँ पे रद्द इनकलाब भी आता है। वहाँ पे वो लोग भी होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम ज़मीन को तकसीम नहीं होने देंगे, हम इंडस्ट्री के अंदर वर्करों को हक़ नहीं मिलने देंगे, हम मज़हब के नाम पे अभी भी सियासत करेंगे, नफ़रत फैलाएंगे, हम ख़वातीन को हकूक़ नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान में इंकलाब आया तो जो मेन वजह थी जिसकी वजह से अफ़गान गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, वो उनके जो औरतों के ऊपर उनकी पॉलिसी थी। उन्होंने एक खातून को नायब सदर भी बना दिया और उन्होंने कहा कि जी अब आपने 100% लिटरेसी करनी है ख़वातीन की। अब उसके ऊपर उन्होंने औरतों पे तेज़ाब फेंकना शुरू कर दिया मुजाहिदीन ने, ठीक है, औरतों को बच्चियों को मारना शुरू कर दिया। अब मुझे बताएं कि उनसे अगर जो लड़ रहे थे, मुजाहिदीन को रोक रहे थे, वो बंदे ही मार रहे थे ना। फिर अब उन्हें मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था, ये सवाल है। ये तो मुश्किल सवाल हर जगह मौजूद होते हैं। जब आपने स्टालिन का नाम लिया तो वो घेरे में ले लिया था रूस को जी। एक तरफ वहाँ नाज़ी जर्मनी था, बाकी मुल्कों ने भी पाबंदियाँ लगाई हुई थी, और आपने देखा हिटलर ने फिर हमला कर दिया। तो उन हालात में कैसे लड़ा जा सकता था? यानी इंटरनल भी बहुत एनिमीज़ थे, एक्सटर्नल भी थे। हिस्ट्री के अंदर आइडियल चॉइसेस तो मिलती नहीं ना। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन्हें ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देखनी है, वो पॉलिटिक्स उनके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग होगा, उनको सूफीज़म की तरफ जाना चाहिए। एक्चुअली तो सूफीज़म में भी ब्लैक एंड वाइट उधर भी नहीं है, लेकिन सूफीज़म का तो मतलब ही है ऐसी है, ग्रे एरिया उसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये पॉलिटिक्स के अंदर तो यू आर ऑलवेज फेस पे टेरेबल चॉइसेस, असल डिसीजन वही देना पड़ता है। तो ये बताइए कि पाकिस्तान की रियलिटी में जहाँ पर फ्यूडलिज्म भी है, जागीरदारी निज़ाम भी है, एलीट कैप्चर भी है, तो इस सिनेरियो में आप सोशलिज्म को कहाँ देखते हैं? कैसे वो यहाँ पर अडॉप्ट किया जा सकता है, या उसकी एमैल्गमेशन कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा आपने चाइना का थोड़ा सा जिक्र किया। मैं चाइना को बहुत अभी भी एक मॉडल समझता हूँ कि देखें, एक बहुत गरीब मुल्क 1940s में पाकिस्तान इंडिया दोनों से ज़्यादा गरीब मुल्क,
उसने आज जहाँ पे वो खड़ा है तकरीबन पिछले 40 सालों में 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। इसका ये मतलब नहीं परफेक्ट है, वहाँ पे कई मसाइल हैं, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन हम कोई जादू तो नहीं बेच रहे ना कि ऐसे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हम ये कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो सकते हैं, ये कह रहे हैं, हमारा दावा ये है। सोशलिज्म का मतलब है हालात बेहतर हो सकते हैं तमाम लोग के लिए, रातों रात कुछ नहीं हो सकता। अगर हम एक इसका मुवाजना करें चीन के साथ 1920s और 30s के चीन के साथ, पाकिस्तान का चीन जो है उसके अंदर बहुत धड़ेबंदी हो गई थी, बिल्कुल टूट-फूट का शिकार था चीन। और एक नौजवान था चियांग काई शेक, जनरल बना और उसने चीन को यकजा करने की कोशिश की। उसको उस ज़माने के जो दोनों बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, दोनों की मदद हासिल थी। ठीक है, जैसे चीन और अमेरिका की मदद हासिल, ठीक है, उसने मुल्क को यकजा कर लिया, वो हीरो बन गया पूरे चीन का। अब हीरो बनते साथ आपने इंटरनेशनली तो आपने ठीक कर लिया, नेशनली भी आपने चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया, लेकिन एक चीन के लिए ख़तरा था जापान, जो कि उस ज़माने में एक राइजिंग इंपीरियलिस्ट पावर थी, और चीन ने एक तरफ उन्होंने फ़ौजी अपना बजट वो कम नहीं कर सकते थे, लेकिन चियांग काई शेक लोकल रिफॉर्म यानी इंटरनल रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं था। तो अब फ़ौजी बजट आपने कहाँ से पूरा करना है? आपने पैसे खा के, आपने किसानों पे जुल्म करके, महंगाई करके, पूरे कहत ला के, पूरे गांव तबाह करके, इस तरह आपने पैसा पूरा करना है। यानी जो नेचर था रियासत का और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी पूरे चीन की, उसके अंदर ये सख्त नहीं थी कि वो बोझ बर्दाश्त कर सके जो तारीख ने उसके ऊपर ला दिया था। उसकी वजह से लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाना शुरू किया, और जैसे ही लोगों ने बगावतें किया, थोड़े से मुजाहरे शुरू किए, तो उसने एक जगह शंघाई के अंदर 80,000 लोगों का कत्लेआम किया। 80 सिर्फ शंघाई में। उसके बाद लॉन्ग मार्च में आपको मालूम है हज़ारों लोग मारे गए। पूरे चीन के अंदर उसने जगह बंदे मारना शुरू कर दिए, और इवेंचुअली उसने अपने आप को कमज़ोर करना शुरू किया। उसके मुकाबले में माओ था, या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कहती थी कि अगर हम भी यही चाहते हैं कि चीन मजबूत हो, लेकिन उसका वाहिद तरीका ये है कि आप इंटरनल रिफॉर्म करें, आप यहाँ पे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, आप इंडस्ट्रियलाइज करें, आप लोगों को तालीम दें, एक मैथ लिटरेसी हो, मैथ एजुकेशन हो, एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट आए सामने, जो कि तमाम लोगों को, जो हमारा इज्तिमाई मफाद है उसको सामने रखे, ना कि चंद जनरल्स के मफाद को। और इस इज्तिमाई मफाद को उसने सोशलिज्म कहा, और उसने कहा इसीलिए मैं सोशलिज्म की तरफ जा रहा हूँ। और उसकी भी बड़ी एक 80 साल की अब तारीख हो गई है, लेकिन उस सब का नतीजा ये निकला है कि चीन जो है आज किसी भी मगरबी मुल्क से पीछे नहीं है। जो उसकी डेस्टिनी थी वो उसने अपनी पूरी की है। मेरे लिए सोशलिज्म यही है कि पाकिस्तान के ऊपर भी यही मामला है। अच्छा, ये जो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं सोशलिज्म, अगर आप इस्लाम को देखें, इस्लाम जो नजरिया हुकूमत और रियासत का कॉन्सेप्ट, उसमें जो चीज़ें जिस तरह होनी चाहिए, वो भी सोशलिज्म ही है। बिल्कुल इस्लामिक सोशलिज्म कह लें, कुछ भी कह लें, बिल्कुल चीज़ें तो वही है ना। इस्लाम भी वही बात करता है, इंसाफ की, अदल की, रिसोर्सेज के हवाले से, गुर्बत के, तालीम के हवाले से। तो फिर क्या वजह है कि जो मजहबी जमातें हैं वो और लेफ्ट पाकिस्तान में कभी एक जगह नहीं इकट्ठे हो सके, या किसी पॉइंट पे मुत्तफिक नहीं हो सके? देखिए, वो आपकी पहली बात तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जो इस्लामी सोशलिज्म की बात है वो तो बहुत बड़ी एक बात थी 60-70s में। हनीफ रामे साहब एक निकाला करते थे जरीदा नुसरत के नाम से, और भी इस तरह के बहुत सारे, मौलाना भशानी वो मौलाना भी थे और पाकिस्तान के सबसे बड़े सोशलिस्ट थे। तो इसमें कोई तजाद नहीं, क्योंकि मकसद है इंसानों की बेहतरी, एक ऐसा माशी निज़ाम जो इंसाफ पे मबनी हो। और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान पे भी बोझ आ गया कि हम अपना मिलिट्री बजट, जो मिलिट्री का स्पेसिफिक बजट है वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हालात है ना बढ़ा सकते हैं आपको, और बढ़ाने अगर आपको बढ़ाना क्या है, आपको अपनी माशी पैदावार बढ़ानी, वो बढ़ाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हर चीज़ जो है उसके ऊपर बस लैंड माफिया वाले काम करें, शादी हॉल बनाएं और SIFC ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का मेन तजाद में नज़दीक। जहाँ तक ये जमातें हैं मजहबी, उनका एक स्पेसिफिक किरदार रहा है पाकिस्तान में। वो मजहब की वजह से इशू नहीं है,
यानी इज़राइल से मजहबी तंजीमें लड़ी हैं हम्म, फ़लस्तीन में, हम उनकी हमायत करते हैं। लेबनान में लड़ी हैं, हम उनकी हमायत करते हैं। हमें तो उनसे कोई मसला नहीं है, हम्म, उनका एक किरदार अलग है। हमारे वालों का किरदार रहा है कि उन्होंने हमेशा यहाँ पे जो ताकतवर हलके हैं, उनकी वो बी टीम बन के रहे हैं। वो भी तो ये रेंटर ये हाँ, चाबी वाले, चाबी ठीक है? वाले उन्होंने भी तो कहा हम भी अपनी जो ये बजट है या फाइनेंसेस हैं वो रेंट से पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो हमारे जब लोग 80 की दहाई में ज़ियाउल हक के खिलाफ जेलों में थे, फांसियाँ चढ़ रहे थे, कोड़े खा रहे थे। उस वक़्त अमेरिका के डॉलरों की से ये जो सारी जमातें थीं, ये जिहाद के नाम पे लोगों को पागल बना रही थी। तो ये प्रॉब्लम है। अगर वो इस चीज़ से तौबा करके राह रास्त पे आते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आजकल हमारा सबका नरम गोशा है खान साहब के लिए। पहले हम बहुत उन पे तनकीद करते थे जब वो यानी एक तरह से पिंडी की गेम खेल रहे थे। आज जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, हुँ, तो हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। पिछले दिनों हमने सलमान अकरम राजा साहब भी लेफ्ट के बंदे हैं, हुँ, रहे हैं लेफ्ट में कितना अरसा। तो वो अब जनरल सेक्रेटरी पीटीआई की, उनके साथ मिलके हमने वर्कर्स के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि एक राउंड टेबल हुँ, कॉन्फ्रेंस की 3 घंटे की, बड़ी अच्छी, जिस पे वो बहुत अच्छा बोले वो। तो हमारा मकसद किसी एक शख्स से दुश्मनी या किसी एक पार्टी से दुश्मनी नहीं है। जो अवाम की कॉज़ के लिए खड़ा होगा, हमारी ज़िम्मेदारी होगी हम उनका साथ दें। लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा पूरा यकीन है कि जब तक कोई ऐसा विज़न सामने नहीं आता जो वाक़ई ही पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें ये है कि आपने यहाँ पे खुशहाली कैसे लेके आनी है, इज्तिमाई खुशहाली हुँ, सब लोगों के लिए। हुँ, उसके लिए जो रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है, वो रिफ़ॉर्म एजेंडा नहीं आता। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को भी कल को पीछे कर लें, अमेरिका को भी पीछे कर लें, लेकिन आपको उसके बाद पता नहीं है कि करना क्या है, हुँ। तो मसाइल जो हैं वो वापस साइकिल में जाके वही इक़्तिदार में वापस आ जाएँगे। तो सो आपकी पार्टी नहीं करेगी? आप लोग नहीं देंगे कोई ऐसा? नहीं, हम तो इस पे काम कर, हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स अब हम बनाने की बात कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू कई तहरीकों से जो हुँ, कॉर्पोरेट फार्मिंग के ख़िलाफ़ तहरीकें चल रही हैं, फैसलाबाद में बाबा लतीफ़ अंसारी वग़ैरह बड़ी ज़बरदस्त एक तहरीक चला रहे हैं, मज़दूरों की उनसे बात हो रही है। इधर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के हुँ, साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है, एडवांस स्टेजेज़ में है। हम एक एक सियासी प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाह रहे हैं बड़ा। जिसमें सारे तरक्की पसंद, हुँ, अभी हमारी पार्टी है हकूक़ खल्क़ पार्टी, जिसकी ज़्यादा जो बेस है वो पंजाब में है, चंद अज़ला में। हुँ, हम इसको एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म में तब्दील करना चाह रहे हैं, जिसमें जो शख्स भी ये समझता है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, हुँ, उसके लिए आपको एक निज़ाम को बदलने की बात करनी है। हुँ, जिससे आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी, आपकी इंटरनल पॉलिसी और इंटरनल रिफ़ॉर्म वो जुड़े हुए हों। हुँ। अ, और उस निज़ाम को हम सोशलिज़्म कहते हैं, हम कहते हैं जी जो भी कहें वसाइल, उसको, उसको आप इस्लामी सोशलिज़्म कुछ कह भी कह सकते हैं, लें। उसको इस्लाम हुँ, कह सकते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद ये है कि यहाँ पे आपको जो रेंट सीकिंग पे इकॉनमी बनी हुई है, जो बाहर डॉलरी जंगों के साथ मईशत जुड़ी हुई है, हुँ, उसको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान के नौजवान देखिए, आजकल मैं कुछ काम के लिए गल्फ़ में भी जाता हूँ एजुकेशन के हवाले से। जितना लायक पाकिस्तानी नौजवान है, ये मैं बिल्कुल, इसमें ब्रांड तो कोई दो राय देखिए, नहीं है। इतने मेहनती हैं, कराची के नौजवान, लाहौर के नौजवान, पेशावर के, क्वेटा, हुँ, जहाँ पे भी जाएँ ना, पढ़ने-लिखने में तेज़ हैं। फिर एक और हमें बड़ा एडवांटेज है, अंग्रेज़ी का एक एडवांटेज हुँ, हो गया है। वो पहले तो हम कहते थे कि गलत है, नहीं पढ़ाना चाहिए। है। अभी भी मैं चाहता हूँ कि मकामी ज़ुबानों में सिखाना चाहिए, लेकिन इंग्लिश का एक एडवांटेज है हमें। क्योंकि ग्लोबल सेंस ऑफ लैंग्वेज। ह्यूमर है। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा देखिए, जंग में इंडियंस परेशान थे कि ये क्या किससे पाला पड़ गया। अच्छा, वो है। फिर हमारी ज़रा एक एक हाँ, सिक्योरिटी का हमारे पास एक डिफेंस, बाकी कुछ हो ना हो, डिफेंस हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, अम्ब्रेला बहुत अच्छा है। व्हिच मीन्स दैट हम स्टेबल हैं। हुँ, उसमें इतना पोटेंशियल निकल सकता है पूरे खित्ते के अंदर। वी कैन बी द पिवट जो चाइना को कनेक्ट कर रहा है, चाइनीज़ पूरी इंडस्ट्री को हुँ, मिडल ईस्ट के साथ, जो ईरान और मिडल ईस्ट को हुँ, आपस में कनेक्ट कर रहा है, जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया और रशिया को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और कल को अगर मोदी चला जाता है, तो हो सकता है उस तरफ भी हमारा हालात बेहतर हो जाएँ। सो वी आर एक्चुअली द पिवट ऑफ दिस रीजन, एंड दिस रीजन इज़ द न्यू वर्ल्ड। ये नई दुनिया जो बन रही है, वो अब यूरोप से हट के, यूरोप तो डिक्लाइन यूरोप में तो है, अब डिक्लाइन में है। तो नई दुनिया एशिया में आ रही है, और हम गेटवे हैं एशिया और मिडल ईस्ट अफ्रीका के। ये हमारी इट्स लक है। वेरी हार्टवार्मिंग टू लिसन टू नो, दिस। इट इज़ इतना दिस। इतना खुद ही खुशी होती है। It is, and we यू have नो? a young population. हुँ, We have a hardworking population.
अगर हम इनके स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, अगर हम जो अपना पैसा है जंगों पे लगाने के बजाय और हाउसिंग सोसाइटियों पे लगाने के बजाय हम कहें यार हमने इनकी स्किल ट्रेनिंग करनी है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, एक ओरिएंटेशन देनी है, नौकरियां देनी है। तो वी कैन take this entire region by storm, and taking this region by storm means taking the world by storm. ये हमारा होना चाहिए मकसद अगले 20-30 सालों का कि we should see Pakistan as an unprecedented kind of a gateway for different civilizations. Awesome, awesome. And I think उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, आप जो भी कह रहे हैं ना कि सब आप लोग मिलके कुछ एक प्लेटफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से चेंज और रिफॉर्म आ सके। तो जैसे मैंने कहा, एक रिफॉर्म रिकमेंडेशन, बिल्कुल एक वो पेपर होना चाहिए लोगों के हाथ में, ताकि क्योंकि हम बात करते हैं चेंज की, हम बात करते हैं चीज़ें बेहतर होने की, लेकिन जब भी आप किसी सियासतदान को सुने तो उनको पता ही नहीं होता कहाँ से, बस हवाई बातें होती है ना। तो एक ठोस चीज़ होती है कि भाई आपको तरक्की करनी है, आपको ग्लास यहाँ से उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, बिल्कुल आपको ये उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। बेशक तो उस किस्म की जो ठोस रिकमेंडेशन होती है, एक्सपर्ट्स की हो, उसमें सब हो, वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, ताकि कल को बिल्कुल कोई ये कह नहीं सके कि भाई हमें तो ऐसे लोग ही नहीं मिले, हमें तो ऐसी आइडियाज़ ही नहीं मिले, हमें पता ही नहीं था कहाँ से शुरू करें। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और हम आजकल वो हमारे दोस्त हैं अमार रशीद, उनके साथ, फिर कैसर बंगाली साहब के साथ और कई लोगों के साथ गुफ्तगू में हैं कि हमें पेपर जिस तरह एग्जैक्टली जो आप कह रही हैं कि हमें एक विजन देना है, एक पॉजिटिव विजन देना है, हम सिर्फ किसी के खिलाफ ना लड़ें। खिलाफ तो सारी लड़ रहे हैं, मज़ाहमत तो हो रही है, वो तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, वो भी हम वाज़े करें। और हमारा मकसद यही होना चाहिए कि पाकिस्तान को हमने इस खित्ते का, इस जो मुख्तलिफ जहाँ पे तहज़ीबें हैं उनका सेंटर बनाना है। उसके लिए हमें इंतहा पसंदी को भी छोड़ना पड़ेगा, हमें तंग नज़री को छोड़ना पड़ेगा, हमें लालच को कम करना पड़ेगा, और हमें एक विजन देना पड़ेगा जिसमें सब पाकिस्तानियों का इज्तिमाई फ़ायदा हो सके। ग्रेट, ऑसम, आई एम सो पम्प्ड। आपने ज्वाइन करेंगी पार्टी अब। आई एम सो पम्प्ड, मुझे तो लग रहा है मैं अभी जाके साइन करूं। यस, थैंक यू हमार, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मौका लगा और आप कराची में हुए तो कुछ अरसे बाद फिर दोबारा बैठते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू। शुक्रिया जी, आदाब।